नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में पाठ नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्याय मंत्री। मित्रों, न्याय मंत्री पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी। कहानी यानी कि वार्ता। लेखक का नाम है श्री सुदर्शन। तो सबसे पहले हम श्री सुदर्शन जी के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए, आप अभी ये पढ़ते पढ़ते आपकी पाठ्य पुस्तक निकालिए और नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए और जो अपरिचित शब्द हैं, महत्व का मुद्दा है, यह आपकी नोटबुक में लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम श्री सुदर्शन जी का परिचय। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जी का जन्म देखें तो सन 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। लेखक ने बचपन से ही कहानियां लिखना प्रारंभ कर दिया था। लेखक की सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना इत्यादि। उनकी एकमात्र उपन्यास जिनका नाम है बागवंती। मित्रों, सुदर्शन जी की कहानियां बड़ी रोचक होती हैं। उनकी कहानियों में कोई न कोई संदेश छिपा रहता है। यहाँ भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं न्याय मंत्री कहानी, उसमें भी यानी कि न्याय मंत्री कहानी में भी लेखक ने हमें यही संदेश दिया है कि न्याय कैसा होना चाहिए और न्याय में निष्पक्षता होनी चाहिए। यही संदेश हमें दिया है। अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। आप सम्राट अशोक को जानते ही हो। तो यही सम्राट को यानी कि सम्राट अशोक को एक सुयोग्य यानी कि अच्छा, सच्चा न्याय दे सके ऐसे न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। इसीलिए न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नव युवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहां पहुंचे। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उन्होंने यानी कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया। मित्रों, न्याय देने वाले की जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। न्याय न राजा देखता है न रंग, न्याय न राजा देखता है
न रंक। इसका मतलब न्याय देने के समय हमें उनके बारे में देखना नहीं चाहिए जो राजा हो या रंक यानी कि गरीब, अमीर हो या गरीब, सबको समान रूप से न्याय देना चाहिए। इस कहानी का यही संदेश है। इसीलिए यहां कहानीकार ने बताया है कि न्याय कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात के बिना हमें न्याय देना चाहिए। चाहे भले ही अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या रंक हो, सभी को न्याय की दृष्टि से हमें यानी कि समान देखना चाहिए। यहां भी कहानीकार ने यह भी बताया है कि न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए भी प्रयास किया है कहानीकार ने, सुदर्शन जी ने। साथ में आपको यानी कि नई पीढ़ी को यह कहानी न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का महत्व समझाती है। तो ख्याल आ गया मित्रों कि न्याय मंत्री का फर्ज, न्याय मंत्री का कार्य न्याय देने का होता है, मगर हमें क्या नहीं देखना चाहिए तो कि राजा और रंक, अमीर और गरीब यानी कि पक्षपात करना नहीं चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए और तटस्थता से निष्पक्ष रूप में न्याय देने की बात कहानीकार ने इस कहानी में बताई है। और साथ में यह भी बताया है कि न्याय मंत्री बनते हैं तो न्याय तंत्र की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो देखिए, अब पढ़ते हैं हम कहानी न्याय मंत्री। आप पाठ्यपुस्तक में ध्यान रखिए और पेन भी लेकर बैठिए। जो जो बातें आएगी वह नोट करते जाइए। अपरिचित शब्द, व्याकरणिक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, मुहावरा यह आप लिखते जाइए। तो देखिए पाठ्यपुस्तक में अब पढ़ते हैं कहानी न्याय मंत्री। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। संध्या का समय है, चारों ओर यानी कि अंधकार फैल चुका है। उसी समय शिशुपाल के द्वार पर कोई युवक आता है और दरवाजे खटखटाने की आवाज शिशुपाल सुनता है। शिशुपाल प्रश्न करता है, कौन है? तो ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा कि कौन है? तो क्या उत्तर मिलता है? एक परदेशी। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई। बाहर से आवाज आई, मैं एक परदेशी हूं। और परदेशी क्या कहता है? क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? परदेशी शिशुपाल को कहता है कि संध्या का समय हो गया है, मुझे यहां रात काटने के लिए स्थान यानी कि ठहरने के लिए मुझे यानी कि स्थान मिल जाएगा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। एक नवयुवक खड़ा था। नवयुवक यानी कि एक परदेशी युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने नहीं कि शिशुपाल ने क्या कहा? मुस्कुराकर, हंसकर, यह मेरा सौभाग्य है कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए, आइए आइए पधारिए। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को बड़ा ही मान सम्मान दिया जाता है। अतिथि यानी कि जिसकी तिथि निश्चित न हो और घर पर जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अतिथि। जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है, वह जिसकी
आने की तिथि निश्चित नहीं है वह उन्हें क्या कहा जाता है? अतिथि। शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो देखिए अतिथि शब्द का अर्थ होता है मेहमान। मित्रों खास तौर पर हिज्जे पर ध्यान रखिए कि मेहमान म पर मात्रा आता है हिंदी में, अतिथि यानी कि मेहमान। और शब्द समूह देखिए तो शब्द समूह के लिए एक शब्द परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो शब्द समूह क्या बनता है कि जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह क्या कहा जाता है? अतिथि। अतिथि। जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है उन्हें अतिथि, जे पर ध्यान रखिए, अतिथि कहा जाता है। दूसरा शब्द हम देखें कि परदेशी शब्द आया। परा विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है मित्रों, आप जानते ही होंगे, विपरीत शब्द। विपरीत शब्द, विपरीत यानी कि विलोम शब्द। विलोम का दूसरा अर्थ होता है विरुद्धार्थ शब्द। तो देखो परदेशी क्या बनता है विरुद्धार्थी? बताइए आप। परदेशी, स्वदेशी। परदेशी यानी कि उनका विरोधी, उल्टा अर्थ, विलोम अर्थ, विपरीत अर्थ यानी कि स्वदेशी बनता है। आगे देखिए तो पता चल गया मित्रों कि अतिथि शब्द का अर्थ होता है मेहमान। तो शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा कि यह तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य यानी कि सदनसीब। सौभाग्य शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ। सौभाग्य सद, यह तो मेरा क्या है भाई? सौभाग्य है। सौभाग्य यानी कि सदनसीब है कि अतिथि के चरणों से वह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार यानी कि बैठाया, चाय पानी भोजन का प्रबंध किया। फिर दोनों उस समय कि देश की अवस्था पर बातें करने लगा। बाद में आदर सत्कार के बाद वह देश की अवस्था, स्थिति, हाल, देश की स्थिति, उनका हाल क्या है, उनकी हालत कैसी है, इसके बारे में कौन कौन चर्चा करने लगे? तो न्याय मंत्री पाठ के मुख्य दो पात्र, सम्राट अशोक और दूसरा शिशुपाल। तो दोनों के बीच यहाँ सम्राट अशोक का पता अब नहीं चलता क्योंकि वेश परिवर्तन करके एक परदेशी युवक के रूप में आए हुए हैं। इसलिए शिशुपाल को यह पता नहीं है कि यह स्वयं कौन है, सम्राट अशोक हैं, ऐसा पता नहीं है। देखिए फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत
न था। किस किस के बीच बात हो रही है? तो कि किस किस के बीच संवाद हो रहा है? तो कि शिशुपाल के घर आए एक युवक यानी कि परदेशी और अतिथि यानी कि अतिथि के रूप में आए हुए ये परदेशी और शिशुपाल के बीच संवाद हो रहा है। वह प्रश्न कर रहा है। शिशुपाल कहता है कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय, अन्याय शब्द का विरुद्धार्थी न्याय, न्याय। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। सहमत शब्द का अर्थ देखिए, सहमत यानी कि राजी। दूसरा अर्थ होता है सम्मत। परदेशी बोला। वास्तव में परदेशी कौन है? सम्राट अशोक। किसको पता नहीं है? शिशुपाल को अब पता नहीं है। यह तो अतिथि मानकर दोनों के बीच अपने घर पर आए हुए मेहमान यानी कि परदेशी युवक और शिशुपाल बातें कर रहे हैं। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम यानी कि सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। देखो मित्रों, ध्यान रखिए, किसी की खामियां, त्रुटियां, दोष ये निकालना तो बहुत सरल है। कौन सी बात कठिन है? तो कि कुछ करके दिखाने की बात कठिन है। उसी समय शिशुपाल कहता है। शिशुपाल बोले, क्या बोले? अवसर मिले तो दिखा दूं कि, अंडरलाइन कीजिए, सही जोड़ मिलाइए यानी कि विकल्प में पूछा जा सकता है। अवसर मिले तो दिखा दूं कि, क्या दिखाने की बात कर रहे हैं? फिर से ध्यान रखिए, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। कौन ये वाक्य बोलता है? शिशुपाल। किसको कहता है? परदेशी को। क्या कहता है? कि जो मुझे अवसर मिल जाए, अवसर, मौका, चांस। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? चांस। जो मुझे चांस मिल जाए, तक मिल जाए, तो क्या करूंगा? न्याय किसे कहते हैं ये बात बताऊंगा। परदेशी कहता है, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल उत्तर देता है, हाँ, अवसर चाहता हूं, मौका चाहता हूं कि जो मुझे यानी कि चांस मिल जाए, मौका मिल जाए, तो मैं अवश्य न्याय कैसा होता है, न्याय का महत्व क्या है, न्याय किस प्रकार देना चाहिए, यह मैं बताऊंगा। तो परदेशी कहता है, प्रश्न करता है कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा? जो आपको अवसर दिया जाए तो राज्य में फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, शिशुपाल कहता है। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? परदेशी युवक कहता है कि कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। यह काम तो सुगम नहीं है, सरल नहीं है, यह तो बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। शिशुपाल आत्मविश्वास के साथ बताता है परदेशी युवक को कि हम तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अरे, न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी युवक को बताते हैं। कौन? शिशुपाल। क्या कहता है कि मैं तो भले ही कठिन काम हो, मगर ये कठिन काम मेरे लिए कठिन नहीं है। न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। न्याय का डंका बजाना यानी कि सुप्रसिद्ध होना, मुहावरा है। आप भी लिख लीजिए आपकी नोटबुक में, डंका बजाना यानी कि प्रसिद्ध होना। मित्रों, यह तो क्या हुआ? मुहावरे का अर्थ हुआ।
मगर परीक्षा में अर्थ के साथ साथ वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। एक मार्क्स अर्थ का होता है, दूसरा मार्क्स वाक्य प्रयोग का होता है। प्रश्न 2 मार्क्स का बन जाता है, तो आपको अर्थ के साथ साथ वाक्य प्रयोग भी लिखना चाहिए। तो देखो, डंका बजाना, सुप्रसिद्ध होना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए कैसा हो सकता है वाक्य में प्रयोग। नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया। सुप्रसिद्ध होना शब्द नहीं आएगा, मुहावरा ही आएगा, डंका बजा दिया। फिर से ध्यान रखिए वाक्य में प्रयोग किस प्रकार होता है। तो कि नए पुलिस कमिश्नर ने कुछ ही दिनों में राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया। ओके, अब ध्यान रखिए आगे। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ ना बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। दोनों के बीच संवाद होता था, बातें करते करते देश की अवस्था के बारे में, और बाद में परदेशी और शिशुपाल सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, क्योंकि वह तो एक रात के स्थान मिलने के लिए आया था, यानी कि रात काटने के लिए शिशुपाल के घर पर रहा था। सुबह होते ही वह चला गया। क्या कहकर? धन्यवाद देकर। अंडरलाइन कीजिए, सुबह होते ही परदेशी युवक शिशुपाल को क्या कहते हुए विदा ली? धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, उसमें भी पूछा जा सकता है, इसलिए खास ध्यान रखिए, अंडरलाइन करते जाइए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। देखो मित्रों, परदेशी तो सुबह में चला गया, कुछ दिन बाद, थोड़े ही दिनों में कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। किसने कहा ऐसा? सिपाहियों ने। किसको कहा? शिशुपाल को। यह बात सुनकर तो शिशुपाल सहम गए, भयभीत हो गए। क्यों? सिपाहियों को देखकर ये क्यों मुझे लेने के लिए आए हैं। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, एकदम चिंतित हो गया। लगा उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक हैं। वहां जाकर देखता है तो एकदम भयभीत हो जाता है कि जो मेरे घर पर आए थे परदेशी, वह कौन था? सम्राट अशोक। आगे देखिए, सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, उन्हें पता नहीं था कि मेरे घर पर जो परदेशी युवक आए थे वे स्वयं वेश बदलकर कौन आए थे? सम्राट अशोक। किसको पता नहीं था? शिशुपाल को। आज सिपाही का बुलावा आया और सम्राट के सामने पेश किया गया तो देखता है कि परदेशी ही स्वयं सम्राट अशोक हैं। इसलिए वह भयभीत हो जाता है। कौन? किसका कलेजा धड़कने लगता है? शिशुपाल का। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। धन्यवाद मित्रों, पार्ट 2 में हम कल देखेंगे।